मैं सबसे पहले अपने साथी, क्योंकि मैंने कहा कि इसके पहले हम लोगों ने अम्बेडकरवाद मार्क्सवाद पर कार्यशाला की थी और उस कार्यशाला से जो बात निकली उसमें एक नारा भी आ गया, जय भीम लाल सलाम वाला। 2015 का वो समय था, अक्टूबर का महीना था, 1, 2, 3 अक्टूबर ऐसा रहा, जहाँ तक मुझे याद आता है। सुधीर जी उसके संयोजक थे। तो मैं सबसे पहले उस परंपरा को, उस मुहिम को आगे बढ़ाने वाले अपने साथी भंवर मेघवंशी जी को आवाज़ देता हूँ। आप आएँ, आप उस जगह पर रहे हैं, उस कहें कि आरएसएस में आपने काम किया है, आत्मकथा आप इनकी पढ़िएगा तो वो अंदर की जो अंदरूनी हकीकत है वो मालूम होगी। तो वो जो एकजुट होने के हमारे जो संविधान के पक्ष में हैं, वो जो ज़रूरत है उसको रेखांकित करेंगे और उन अनुभवों के साथ हमारा जो वर्तमान उसको जोड़ते हुए आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा हर वक्ता से कि 20 मिनट का ही वक्त लें, ज़्यादा का वक्त लेने पर तो अगले सत्र में भी मुश्किल आएगी। भंवर मेघवंशी जी। जय भीम, लाल सलाम। बहुत धन्यवाद जनवादी लेखक संघ का इस अवसर पर मौका देने के लिए और बुलाने के लिए। बजरंग जी ने ये कहा कि इसी जगह पर एक कार्यशाला हुई और उसमें दलित लेखकों का और जनवादी लेखकों का आपसी मिलन हुआ। हम लोगों ने राजस्थान में 2012 में एक कबीर फुले अंबेडकर चेतना यात्रा निकाली और उस यात्रा का झंडा लाल था और उसके बीच में जय भीम लिखा हुआ था। और जब समापन हुआ और तकरीबन 250 गांव से लौट करके वो यात्रा आई तो उसमें कई लोग देश भर से शामिल हुए। उसमें कॉमरेड राजा भी थे और एनईजी भी थी और सीपीएम के साथी भी थे राजस्थान के और भी दलों से लोग थे। और पूरे दरमियान हम लोगों ने ये बात कही और मैं सोचता हूँ कि हम अपने काम के जरिए भी ये सीखें कि ये वक्त हमारे आपसी मतभेदों का नहीं है। हमें अपनी तमाम छोटी मोटी लड़ाइयों को स्थगित करते हुए एक साथ आने की ज़रूरत है। वो चाहे अम्बेडकराइट हो, चाहे गांधीयन हो, चाहे समाजवादी हो, वामपंथी हो, क्योंकि अंततः हम जो संविधान बचाने की लड़ाई की बात कर रहे हैं वो अकेली लड़ाइयों से नहीं बच सकता है। और उसके लिए आज जो बात पिछले सत्र में गौहर साहब की और सुभाषिनी जी और जो बाकी के प्रलेस और जसम से भी जो साथी आए और उन्होंने अपनी बात रखी, मैं सोचता हूँ कि सबकी बात में वही प्रतिध्वनि थी कि अब वक्त है कि हम साथ मिल कर के लड़ाई लड़ें। और मुझे लगता है कि बांदा से फिर से ये बात निकलेगी। आज इसकी शुरुआत यहाँ पर हम देख सकते हैं। कहा गया कि अघोषित, और बार बार कह रहे हैं हम कि अघोषित आपातकाल है। मुझे लगता है कि घोषित आपातकाल से भी बुरा समय से हम गुजर रहे हैं। और मैं सुभाषिनी जी की इस बात से पूरा सहमत हूँ कि फासिज्म की ज़रूरत इस देश को है क्या। मनुवाद जैसी, ब्राह्मणवाद जैसी भयानक जटिल स्थिति इस देश में ऑलरेडी है, जो इतना घृणित है कि उसके सामने तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो कम है। ये अभी जो है ये फांसीवाद भी है, फसाओवाद भी है और फांसीवाद भी है कि जिसको भी चाहे फांसी दे दो, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये कॉम्बो है हर तरह की नफरत और तमाम चीज़ों का, और इस सब के खिलाफ एक लड़ने की बहुत ज़रूरत है। ये समय वाकई ऐसा है जहाँ निगरानी, हम लोग सूचना के अधिकार आंदोलन में काम किए और हम जनता की निगरानी की बात करते थे। हमको लगता था कि सत्ता पर जनता की निगरानी होनी चाहिए। आज हम वहाँ पहुँच गए जहाँ सत्ता की जनता पर इतनी ज़्यादा निगरानी है कि हर चीज़ पे सर्विलांस है।
पता नहीं आपके हर कथन पे, हर क्रिया पे, हर प्रक्रिया पे, हर प्रतिक्रिया पे, सब पे पूरा पहरा बैठा हुआ है और वो हर जगह पर हमको नज़र आता है। मीडिया की तो बात ही करना क्या, वो तो मर चुका है लगभग इस देश में, और नहीं भी मरा है तो वो जिनके लिए काम कर रहा है वो हमारे लिए कभी भी काम का है नहीं। खास तौर पे अम्बेडकराइट दलित मूवमेंट में मीडिया को लेकर के ये सदैव समझ थी कि मीडिया गरीबों का दुश्मन है, और मनी, मीडिया और माफिया, इन तीनों को ये मानते थे कि ये कभी भी दलितों का, गरीबों का, उत्पीड़ितों का समर्थक हो नहीं सकता है। और वो अब हम खास तौर पे देख रहे हैं कि ये ऐसी परिस्थिति है। जो सोशल मीडिया, जिसको कई बार हमको लगता है कि वो हमारा अपना मीडिया है या उसमें स्पेस है, मुझे तो वहाँ भी लगता है कि वहाँ भी बहुत खतरे हैं, क्योंकि एक जगह तो है जहाँ हम बोल पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास उसका मालिकाना हक है, जो लोग उसके सर्वरों पर और तमाम जगहों पे बैठे हुए हैं, जो डाटा को कंट्रोल कर रहे हैं, वो इतने समझदार तो हैं कि किस हद तक आपकी बात को पहुंचने देना है। और ये हमने अभी ये देखा भी है कि अब आप सरकार विरोधी कोई भी बात लिखिए, उसके नीचे की रीच देखिए, उसके नीचे के लाइक देखिए, उसके नीचे के कमेंट देखिए, और आप पाएंगे कि वहाँ भी पूरी तरीके की निगरानी है। दूसरा, कोई भी गंभीर बात आप किसी सोशल मीडिया हैंडल पे करके देखिए या सरकार के खिलाफ बात करके देखिए, जिस तरीके से टूट के पड़ते हैं, ट्रोल किए जाते हैं, और जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, उस भाषा को देख करके, खैर हम जिन समुदायों से आते हैं, हमें तो नफरत की भाषा सहन करने का खून में मिला हुआ है कि कैसे सहन करनी है, क्योंकि पूर्वजों ने पता नहीं कितने सालों तक उस नफरत को सहन किया है। जब हमारी शकल भी नहीं देखी जाती थी, हमारी छाया से भी नफरत था, अनटचेबिलिटी नहीं बल्कि अनसीएबिलिटी भी थी, तो वो हम पे तो वो आ गया कि हम स्वीकार कर पा रहे हैं और उसके साथ लड़ पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो भाषा बिल्कुल भी मान्य नहीं है, क्योंकि जिन्होंने कभी जिंदगी में गाली नहीं सुनी, उन लोगों को अगर इतनी गालियां दी जा रही है तो कैसे कोई भी बात कर सकेंगे। ये खतरा मैं सोचता हूं कि बढ़ता ही जा रहा है। और जिन्होंने कहा कि हमारे खून में व्यापार है, अब तो उनका खून का ही व्यापार है इस देश में, तो वो तो चला ही रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन इसके खिलाफ अब लड़ना ही पड़ेगा। अभी हालिया जो प्रसारण मंत्रालय का आदेश आया और कई सारे यूट्यूबर्स को उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर इन उद्योगपतियों के आप नाम नहीं ले सकते, तो क्या करके कैसे बोलेंगे वो, मतलब क्या कहेंगे कि ए बोलेंगे और फिर आई बोलेंगे आखिर में, तो कैसे किसी बात को वो रखेंगे। लेकिन उनको डिलीट करने के लिए कहा जा रहा, हालांकि आदेश आ गया है, वो कोर्ट ने कहा है कि ये मान्य नहीं होगा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि सत्ता पूरी तरीके से पूंजीवाद के पक्ष में है। और मुझे लगता है कि इस समय ये जो कॉम्बिनेशन बना या जो नेक्सस है, वो सांप्रदायिकता का, जातिवाद का, ब्राह्मणवाद का, पूंजीवाद का, सब का मिला जुला रूप अभी हमको इस सत्ता प्रतिष्ठान में देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो खतरा है ये बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रतिरोध की आवाज़ की बात कर रहे हैं कि प्रतिरोध क्या है, पर मुझे लगता है कि प्रतिरोध की आवाज़ से प्रतिशोध लेने का जो काम चल रहा है सत्ता की तरफ से, ऐसी परिस्थिति में लोगों के लिए वाकई बहुत खतरनाक स्थिति है। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं पूरे देश भर से, और न केवल आप यहाँ आए हैं बल्कि और भी जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं और लोग बोल रहे हैं, तो ये बड़ी हिम्मत की बात मुझे लगती है। मैं सोचता हूँ कि जब हमने इस काम को शुरू किया, सामाजिक काम में मैं आया, मैं एक प्राथमिक शाला में शिक्षक था, उससे पहले मैं आरएसएस में मुख्य शिक्षक था, लेकिन वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन राजकीय सेवा से जब मैं इस्तीफा दे करके इस काम में आया, तब हम बसों में, ट्रेन में सफ़र करते थे और अपने मुद्दों को, जनता के मुद्दों पर इतनी ज़बरदस्त बहस किसी भी जगह पर खुलेआम करते थे। आज की तारीख में किसी का फ़ोन आ जाए और उससे वैचारिक बात अगर फ़ोन पर कहनी हो तो आसपास देखना पड़ता है कि ये बात यहाँ कहना उचित है कि नहीं है, क्योंकि चलती हुई बस में, चलती हुई ट्रेन में आपकी मॉब लिंचिंग हो सकती है। ऐसा एक माहौल आज की तारीख में क्रिएट किया गया है। और ये देखते ही देखते हो गया
ये 20 सालों में ही हमने देखा कि ऐसी परिस्थिति में चीज़ें हो रही हैं। और जो लोग बोल रहे हैं वो खतरा उठा रहे हैं। जो ये अलगार परिषद में भीमा कोरेगांव में बोले, उनका क्या हाल हुआ है वो हमने देखा है। अभी तक भी उसमें से कई लोग जो हैं अभी भी जेलों में हैं। दिल्ली में जो लोग एनआरसी और सीए के खिलाफ खड़े हुए, अंत में उनको दिल्ली दंगों में नामजद करके, और जिस तरीके से उमर खालिद और बाकी साथियों को अंदर फंसाया गया है, क्या कोई भी कह सकता है कि हमारे देश में कोई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जहां पर 5 साल तक आप किसी भी मामले की ट्रायल शुरू नहीं होने देते हैं? तो जब ट्रायल ही शुरू नहीं होने देंगे तो कहां से न्याय मिलेगा? और ये जो लोग निकल के बाहर आएंगे, फिर ये क्या उनके मनों में क्या चल रहा होगा? मैं सोचता हूं कि ये हम पूरे राष्ट्र के लिए एक शर्म की विषय है, जहां पर हमें खड़े होने की ज़रूरत है। जो लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मौन हैं, क्योंकि लगता है कि एक ही धर्म के लोग तो खड़े हों। हमारे देखते देखते अल्पसंख्यक समाज का और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज को जिस तरीके से हाशिए पर और हाशिए से भी कहीं दूर धकेल दिया गया है, राजनीतिक मुख्यधारा की राजनीति में उनके बारे में बात करना भी संभव नहीं है, करते ही नहीं है। शायद उन पर बात ही वो शायद अदृश्य कर दिए गए हैं। और मुझे लगता है ये बहुत भयानक बात है। उसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। देश भर में भी स्थितियां ऐसी ही है। मैं एक संगठन के साथ काम करता हूं, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, PUCL के साथ, और उसके नाते हम कई जगहों पे जाते हैं। और पिछले दिनों मैं 10 दिन के लिए कश्मीर में था, और मुझे लगा है कि लोग अब बोलते नहीं हैं, अब फुसफुसाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिसके सामने हम बोल रहे हैं वो पता नहीं किस एजेंसी का व्यक्ति हो सकता है। नागरिकों के बीच में इतना अविश्वास खड़ा कर दिया गया है कि अब लोग अपनी बात भी, जो जेन्युइन बात भी है, उसको भी बोलने से डरने लगे हैं। और ये जो डर है, वैसे ही इस देश में एक चुप्पी की संस्कृति रही है। यहाँ पर जो खास तौर पे संस्कार वंस्कार की बातें करते हैं, आज अभी भी सुबह के सत्र में भी कई संस्कारों की बातें हुई। ये संस्कार स्त्रियों और शूद्रों को दबाने का मैकेनिज्म है, बाकी कोई संस्कार नहीं है इस देश में। इस देश से ज़्यादा कुसंस्कारी देश आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस सभ्यता से ज़्यादा। लेकिन क्योंकि इनको दबाना है तो संस्कार ले आइए, सभ्यता ले आइए, संस्कृति ले आइए, धर्मशास्त्र ले आइए, और ये सारी चीज़ें। तो इसमें पहले से ही एक चुप्पी की संस्कृति रही है, जहां पर यह कहा जाता रहा है कि तुम बोलने वाले कौन हो, तो तुम्हारी औकात क्या है कि तुम बोल सकते हो। तो वहां से संविधान आया और थोड़ा लोग बोलने लगे, और बोलने लगे तो फिर एक ऐसा माहौल बन गया जहां पर अब लोगों का बोलना मुहाल होता जा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि हम संविधान पूर्व की स्थिति में फिर से जा रहे हैं, और अब मनुस्मृति और तमाम चीज़ों को आराम से लोग बोल सकते हैं। उनकी जैसी उन भाषा में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रगतिशील बातें बोलने में, जनवादी बात बोलने में, या ऐसी बात जो बराबरी की बात है, वो बोलने में लोगों को शायद दिक्कत है। और अब तो बोलने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। मैं सामलात भूमियों पर एक सम्मेलन में जोधपुर में गया, और चरागाह की भूमियों पर बात हो रही थी, और वहाँ मैंने बातचीत करते हुए कहा कि ये जो आवारा पशु घूमते हैं, इसकी वजह से हमारे खेतों में बहुत नुकसान है। मैं किसान हूँ, और खेतों में मेरे गांव में 400 आवारा गायें हैं, और वो सुबह 3-4 बजे उठती है और किसी एक के खेत में अल्लाह बोलती है और पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। तो ये बात बोलने पर उधर से लोग खड़े हो गए, चिल्लाने लगे, और उन्होंने कहा कि आपने हमारी गौ माता को जानवर कैसे कह दिया और अवैध जानवर कैसे कह दिया, और जब तक माफी नहीं मांगते हैं तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैंने कहा, खैर मैं तो माफी नहीं मांगी, मैंने कहा बात आगे नहीं बढ़ेगी तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन जानवर को जानवर ही कहेंगे, क्योंकि जानवर कह करके उसका कोई अपमान नहीं कर रहे हैं। और मैंने कहा आप जितने भी गौरक्षक या जो भी गोपालक बने हुए हैं, आपका गाय पता नहीं आपके घर में गाय है कि नहीं। और मैं तो देखता हूं जितने भी गाय के नाम की राजनीति करने वाले लोग हैं वो अपार्टमेंट में रहते हैं, उनके यहाँ गाय लिफ्ट में कैसे जाएगी ऊपर। मैंने कहा मैं गांव का आदमी हूं, मेरे घर में गाय है, और गायों के नाम रखते हैं हम। अब जब उसके नाम से पुकारते हैं तो वो गाय अपना कान खड़ा करती है। तो मैंने कहा हमारे लिए तो मेंबर है घर के, गायें, भेल, भैंस, बकरी सब, लेकिन मैं बकरी को माँ कहूँ या
गाय को माँ कहूँ या बैल को अपना पिता कहूँ, मैंने कहा ये हम नहीं करने वाले। तो बातचीत लंबी चली, बहुत सारी बहस हुई, लेकिन मेरे कहने का आशय ये है कि आप जानवर नहीं कह सकते, अब आपको माता कहना पड़ेगा, नहीं तो आप उनके भावनाएं आहत हो सकती है, और भावनाएं आहत होने की वजह से दिक्कत हो सकती है। गौहर रजा साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी किताब मिथकों से विज्ञान तक बहुत पॉपुलर है। मैं अभी जगह जगह जाता हूँ जहाँ वहाँ चर्चा होती है, मैं खुद भी पढ़ी उस किताब को, और बहुत अद्भुत आपका जो काम है, आपने जयपुर में भी उसके बारे में कॉलेजेस में आकर के बोला। लेकिन अब स्थिति ये है, विज्ञान का शिक्षक अपने क्लास में विज्ञान की बात नहीं कर सकता है। अभी 3 दिन पहले भीलवाड़ा जिले में, जहाँ से मैं आता हूँ, एक झुंझुनू जिले का टीचर, फिजिक्स का टीचर है रणवीर सिंह सैनी, वो आकर के उसने केवल यही बात कही कि भगवान का नाम लेने से तुम पास नहीं हो जाओगे, तुमको पढ़ना पड़ेगा। इस बात के लिए उसको घेर करके बच्चों से पिटवाया गया, FIR दर्ज की गई और उस शिक्षक को एपीओ कर दिया गया। उससे पहले ही 12 जिले में हेमलता बैरवा करके एक महिला ने 15 अगस्त के दिन ये कहा कि सरस्वती के बजाय सावित्रीबाई फूले और उन लोगों की तस्वीर हम रखेंगे, और इस बात के लिए उसको सस्पेंड करके और 600 किलोमीटर दूर उसको मुख्यालय पर लगाया गया, और एक लंबा संघर्ष के बाद उनको वापस हम लोग ला पाए। तो अभी तमाम शिक्षकों की हालत ये है कि वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़े दिनों पहले कोई एक राजा, पूर्व राजा मर गया, और उसके अभी वाले लोगों ने राज तिलक समारोह किया चित्तौड़गढ़ के किले में जाकर के, और किसी एक टीचर ने अपने स्टेटस पे लिख दिया कि अब कौन से राजा और कौन सा राज तिलक और कौन सी सारी चीज। और ये तो अच्छी बात कही, उसमें क्या बुरी बात कही, लेकिन इस बात के लिए, इस स्टेटस के लिए उसको सस्पेंड किया गया। तो आप सोचिए कि क्या माहौल पूरी तरीके से सब जगहों पे बनाया जा रहा है, और चारों तरफ जो डर का माहौल है वो निरंतर बढ़ रहा है। पर मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी हमें ये भी याद रखना है कि इस तमाम डर के बावजूद भी इस देश के किसानों ने इस सत्ता को हराया और मजबूर किया। इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय ने NRC और CAA के खिलाफ जो आंदोलन किया, मुझे लगता है कि उससे बेहतरीन आंदोलन नहीं हुआ कई सालों में। वो एक मिसाल कायम की। मैं राजस्थान से आता हूँ, वहाँ मैं आजकल देख रहा हूँ दक्षिण राजस्थान में आदिवासी परिवार करके एक ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई अब तो, भारतीय ट्राइबल पार्टी, और आजकल वो भारतीय आदिवासी पार्टी BAP, बाप। दिल्ली वालों के पास आप है, हमारे पास एक बाप है राजस्थान में। तो लेकिन वो इस रूप में मजबूती से काम कर रहे हैं। मैं पिछले 3 साल से उनके विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों में जाता हूँ। छोटे छोटे गांवों में 50,000 से 90,000 लोग इकट्ठा होते हैं, 50,000 से 90,000, 1 लाख के आसपास, और कोई मंच नहीं, कोई ये सब चीजें नहीं, सब लोग नीचे बैठते हैं, कोई बिछायत की व्यवस्था भी नहीं। वक्ता भी, पिछले साल उर्मिलेश जी और मैं दोनों एक जगह पर गए, हमको 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, इतनी भीड़ थी, गाड़ी छोड़ करके भीड़ में से फंसते फंसते 2 घंटे लगे हमको उनके माइक तक पहुंचने में, और केवल वक्ता को माइक पर, मंच पर खड़े होकर के बोलना होता है। ये लोगों ने उस क्षेत्र में जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, ये जो आदिवासी बेल्ट है, इस बेल्ट से प्रगतिशील जनवादी और तमाम लोग मिलकर के RSS को नहीं भगा पाए। ये लोगों ने उनके छक्के छुड़ा रखे हैं वहाँ पर, और ये एक मॉडल है जिसको देखना चाहिए। हम कह सकते हैं कि अस्मिता की राजनीति है, ये जाति है, फलाना ठिकाना है, लेकिन वो अपनी आदिवासी पहचान के साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आपकी ज़रूरत नहीं है। ये वनवासी कल्याण आश्रम हो या तमाम लोग हो, आज की तारीख में उनके लिए वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है, और ऐसे इकट्ठा होते हैं 1 घंटे में। कोई CID CBI कुछ नहीं कर सकती उनका। उन्होंने अपने अपने गांव के WhatsApp ग्रुप बना रखे हैं, और उस ग्रुप में एक मैसेज जाता है, अभी इकट्ठा होना है, और इकट्ठा होकर के अपना मीटिंग करके और बिखर भी जाते हैं।
जब तक कि सरकार के कोई आदमी वहाँ पहुँचते हैं तब तक। तो एक मैकेनिज्म उन्होंने बनाया, आई थिंक हम लोगों को उसको भी देखना चाहिए कि ये एक तरीका है। दूसरी चीज़ मैं अंतिम कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं इससे पिछले मतलब 2022 और 23 के अंबेडकर जयंतियों के कार्यक्रमों में जब राजस्थान में होता हूँ तो 2-4 जिले जो आसपास में होते हैं उनमें हम अलग अलग कार्यक्रमों में शरीक होते हैं, और मैंने ये देखा कि इस समय राजस्थान में कम से कम 2 झंडे हैं जो भगवा ताकतों के झंडों को मजबूती से टक्कर दे रहे हैं। आदिवासी इलाकों में जोहार का सफ़ेद झंडा और बाकी इलाकों में जय भीम का नीला झंडा, जो कि खुल करके, और गांवों में ये ऐसा भी एक कंपटीशन है जहां पर वो लगा रहे हैं उनका झंडा कुछ 10 फुट ऊपर, तो 11 फुट पर अंबेडकरवादी लोग लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि इस समय सत्ता के सब कुछ होने के बावजूद भी उस गांव में 2, 5, 10 जो दलित कम्युनिटी के लोग रहते हैं या आदिवासी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो अपनी ताकत या अपनी हिम्मत से इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो केवल झंडा नहीं है, बल्कि मैं कई बार सोचता हूं कि वो एक प्रतीक है जहां वो विद्रोह कर रहे हैं कि तुम्हारे भगवा झंडे में अभी हम शरीक नहीं हैं, हमारा अपना एक पहचान है और उस पहचान के साथ हम रहेंगे। मुझे लगता है कि प्रगतिशील और जनवादी ताकतों को इन तमाम ताकतों के साथ इकट्ठा होकर के एक कुछ अभियान बनाना चाहिए, उनको भी वैचारिक मजबूती मिलेगी और मुझे लगता है कि हमको एक जनाधार मिलेगा, एक बड़ी ताकत जो जनता की है वो मिलेगी, और हम मिलकर के इस चुप्पी की जो संस्कृति बनाई जा रही है इसके खिलाफ हम लड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और मौका दिया। थैंक यू।